हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम के बारे में। तो एल्गोरिदम क्या है, उसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या रूल्स है एल्गोरिदम बनाने के, उस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बना लिया है। एल्गोरिदम इन डेटा स्ट्रक्चर करके मैंने वीडियो का नाम दिया है। आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे रहा हूँ और उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एल्गोरिदम क्या है यही नहीं समझ में आएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब किसी भी एल्गोरिदम को चेक करने के लिए कि एल्गोरिदम सही है कि नहीं है, उसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए हम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रयोग करते हैं। तो आई बटन के क्लिक पे मैंने लिंक दे दिया है। पहले एल्गोरिदम क्या है उसको समझिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला ऑप्शन को आप जो है क्लिक करिएगा। जब भी नया वीडियो बनेगा आप तक पहुंच जाएगा। इस वीडियो में मैं स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो दो प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उस पर चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ जो 3 केस होता है, केसेस ऑफ एल्गोरिदम, बेस्ट केस, एवरेज केस और आपका जो वर्स्ट केस, इन तीनों के बारे में भी मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। तो दो प्रकार का होता है। एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए उसके गुण को, कौन कौन से गुण जिसके आधार पर हम एल्गोरिदम को चेक करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा बेटर है। दो तरीका है आपका, एक होता है टाइम के आधार पर, एक होता है आपके स्पेस के आधार पर। यहाँ पे टाइम का मतलब लगने वाला समय से है और स्पेस का मतलब लगने वाला मेमोरी से है। स्पेस मतलब मेमोरी जो यूज़ होगा और टाइम का मतलब तो आपको पता ही है। एक एक करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, नाम से क्लियर है भाई कि कोई एल्गोरिदम है मान लीजिए, अब उसको उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप चेक करना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि एल्गोरिदम जो है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्टेप ले रहा है। मान लीजिए वो 4 स्टेप ले रहा है और एक स्टेप यदि 1 मिनट ले रहा है तो आपको 4 मिनट लगने वाला है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जितने नंबर आप उसके स्टेप होंगे और स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक के बीच में जितना भी उसको समय लगेगा, 5 मिनट, 10 मिनट या सेकंड में या आवर में, वो हमको जो है हम कंपेयर करेंगे दो अलग अलग एल्गोरिदम पे कि कौन ज़्यादा समय ले रहा है, कौन कम समय ले रहा है। तो जो एल्गोरिदम कम समय लेगा वो हम कहेंगे कि इस एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी जो है अच्छी है, मतलब आप इस एल्गोरिदम का प्रयोग करिए। क्लियर है क्या? तो किसी भी टास्क को, काम को, प्रोसेस को पूरा करने में लगने वाला जो कुल समय होता है उसकी मात्रा को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। कोई भी एल्गोरिदम हो जो जितना कम समय लेगा उसको हम उतना ही बढ़िया या फास्ट एल्गोरिदम कहेंगे, क्योंकि वो जल्दी हो जा रहा है। ठीक है। वैसे यदि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी, क्योंकि देखिए टाइम कॉम्प्लेक्स, देखिए समय कितना लग रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कितना उसका रैम है, प्रोसेसर कौन सा है। बट यहाँ पर हम इस पर बात नहीं करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पर, हालांकि निर्भर जरूर रहता है, लेकिन यहाँ पर एल्गोरिदम के द्वारा जो लिया जा रहा समय है उस पर बात करेंगे, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। क्लियर है? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ज़्यादातर केस में क्या होता है, किसी भी एल्गोरिदम की बात करें तो बिग ओ नोटेशन पर जो है हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। यहाँ पर एक नया वर्ड आपको सुनने को मिला, एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ये एक अलग ही बिल्कुल टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूंगा कि किसी भी एल्गोरिदम का एसिम्प्टोटिक नोटेशन को व्यक्त करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। मैं यहाँ पर नाम जरूर बता देता हूँ। बेसिकली मैंने क्या कहा, बिग ओ यूज़ करते हैं, और जबकि एसिम्प्टोटिक नोटेशन 3 प्रकार का होता है। एक होता है बिग ओ, एक होता है बिग थीटा एन, बिग ओ एन और बिग ओमेगा। तो ओ, थीटा और ओमेगा, इन 3 केस के आधार पर कैसे एल्गोरिदम को हम चेक करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर सिर्फ मैंने बताया आपको कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिदम का बिग ओ नोटेशन द्वारा हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो स्टार्ट होने से लेकर, जैसे कि मैंने कहा, समाप्त होने तक जो एल्गोरिदम उसका जो परफॉर्म करता है, जो उसकी परफॉर्मेंस होता है, उसको परफॉर्म करने में जो भी नंबर ऑफ स्टेप लग रहे हैं, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, उसको हम क्या करते हैं, गिनती करते हैं, काउंट करते हैं, और उसी के आधार पर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करते हैं, आकलन करते हैं, एस्टिमेट किया जाता है कि जितना स्टेप रहेगा उतना ही उसको ज़्यादा समय लगने वाला है। एक उदाहरण से समझते हैं क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। मैंने सर्चिंग का 2 तरीका बताया है, नहीं देखे हैं बेटा, आई बटन के क्लिक पे जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप सर्च करिएगा टाइप ऑफ सर्चिंग करके। इस क्वेश्चन में मैं 33 को ढूंढ रहा हूँ। तो देखिए लीनियर सर्च करता है कि चीज़ों को लाइन बाय लाइन सर्च करता है। जैसे कि लिस्ट में आपको दिख रहा है टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं। इसे मुझे 33 को ढूंढना है। देख लीजिए जो भी एलिमेंट है वो सीक्वेंस में है, एक आर्डर में जमा हुआ है पहले से। तो आप यदि 32 को ढूंढेंगे तो लीनियर सर्च क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप करता है। पर देखो मैं डायग्राम में दिखाया भी हूँ, पहले 10 को सर्च करेगा, फिर 14, 19, 26, 27, 31 और फिर 33 उसको मिलेगा 7 स्टेप के बाद। क्लियर है क्या? तो क्या करता है, सर्चिंग जो है पहले एलिमेंट से तुलना करते हुए आखिरी एलिमेंट तक जाता है
और जैसे एलिमेंट मिल जाता है उसको क्या कर देता है, वहाँ पे अपना सर्चिंग को अपना समाप्त कर देता है। यहाँ पर टोटल 7 स्टेप रहेगा बेटा, देख लो 10, 14, 19, 26, 27, 31 और फिर आपको 33 जो है 7th स्टेप में आपको मिलने वाला है। दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे लगा टोटल 7 स्टेप। अब सेम क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च टेक्निक का प्रयोग करते हुए हम करते हैं। बाइनरी सर्च क्या है आपको पता ही है, नहीं पता है वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ अरे में कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट। इसकी इंडेक्सिंग हम 0 से दे दिए, अरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। बाइनरी सर्च का तरीका क्या होता है कि जो पहला एलिमेंट है उसको बिगिनिंग से शो कर देते हैं और इसको हम इंड कर देते हैं। मिडिल निकालने के लिए तरीका होता है, इसमें हम मिडिल वैल्यू फाइंड करते हैं, मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान निकालने का तरीका क्या है, पहला पोजीशन में जो है वो और अंतिम पोजीशन में जो है उसको जोड़ दो। पोजीशन को भाई ना ऐसा नहीं कि 10 + 44 को मत कर देना, मतलब पहले इंडेक्स में इंडेक्स को जोड़ो 0 और प्लस अंतिम इंडेक्स को 9। 0 + 9 को आप करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, आपका 9 आएगा। 9 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4.5 आएगा। तो पॉइंट में हम नहीं देखेंगे, हम थोड़ा इसको क्या करते हैं राउंड फिगर में इसको 5 मानेंगे। तो 5th पोजीशन पे जाएंगे। 5th पोजीशन पे आप देखिए जो वैल्यू आपको मिला है मिडिल वैल्यू, क्या वो 33 है क्या? क्योंकि हम तो 33 ढूंढ रहे हैं ना, 33 ढूंढ रहे हैं। हम यहाँ पहुँच गए हैं तो भैया ये 31 है ना कि 33 है। अब यहाँ जब मिडिल वैल्यू मिलता है उसको मध्यमान निकलता है तो ये 2 भाग में बांट देता है, एक उससे पहले वाला मान जो छोटा रहता है और उसके बाद वाला मान जो बड़ा रहता है। हम ढूंढ रहे हैं 33 और ये बताइए 33 31 से तो बड़ा ही होगा। तो ऑब्वियस है उसके राइट साइड में जो अरे बन रहा है ये 33 से लेके 44 के बीच में, यहाँ पर वो सर्च करेगा। ठीक है, इधर वाले को वो छोड़ देता है। अब हम आपको देखिए इस यहाँ पर देखिए, अब ये मिडिल तो हो गया, हमने इधर को इतना को पूरा छोड़ दिया है। अब यहाँ पर बिगिनिंग कौन हो जाएगा आपका 33, एंड हो जाएगा 44। अब मध्यमान कैसे निकालेंगे, फिर से बिगिनिंग में है 6 और एंड में है बेटा 9, तो 9 6 15 और जब 15 मतलब 15 को भाग दोगे तो आएगा 7.5। तो राउंड फिगर में क्या बोलेंगे आप, 8th पोजीशन पे जाएंगे। तो जब आप 8th पोजीशन पे जाएंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखिए इस पर हम बात कर रहे हैं ना अभी, वहाँ पर है 44। तो हमको क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए 33। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से ये 44 है तो इसको 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा आपका ये 33 और 35 पूरे हो जाएगा 40। आप किधर ढूंढेंगे, राइट साइड के लेफ्ट में ढूंढेंगे क्योंकि छोटा है 33 44 से, मतलब 41 से। ठीक है ना, सॉरी 42 है ना यहाँ पे। ये देखो ना भाई, इसको ध्यान से फोकस करिए। आप इस अरे पर काम कर रहे थे, मिड में मिला है बेटा 8th पोजीशन। 8th पोजीशन में क्या है 42। तो आप जो ढूंढ रहे हैं वो उसके बाएं तरफ होगा ना, लेफ्ट में होगा ना जी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फिर से देखिए, ये हो गया बेटा आपका मिडिल। अब इन दोनों पर आप काम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बिगिनिंग और ये हो जाएगा आपका एंड। तो देख लीजिए पोजीशन क्या है, 6 + 7 7 6 बेटा हो जाएगा 13। 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6.5 आएगा, मतलब आप उसको 7 कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ये हो गया कि अब मिडिल वैल्यू बच गई केवल कौन 35 और बचा है केवल एक वैल्यू कौन 33। यही बिगिनिंग होगा और यही एंड होगा। तो जब बिगिनिंग और एंड दोनों सेम वैल्यू होता है मतलब वही हमारा आंसर होता है। तो अब आप समझ गए होंगे। ये देखिए मैं इसको कितने स्टेप में लेके आया। सबसे पहले आपको मिला था मिडिल वैल्यू 31 मिला था। चलिए मैं वहाँ पर ले चलता हूँ आपको। ये देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था, ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, आपका बिगिनिंग और एंड इसको लिया और आप यहाँ पहुँच गए थे, पहले स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में देखिए अब आपका इधर हम फोकस किए, यहाँ पर दूसरा स्टेप में हमको क्या मिला, मिड वैल्यू मिला यहाँ पर। ये दूसरे स्टेप में हमको मिला ना, ये देखिए ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, यही हुआ था मिड इसको बनाए थे। और तीसरा स्टेप में ये देखिए यहाँ पर आपको मिल गया था मिड। मतलब आपको 3 स्टेप में, आपको 3 से 4 स्टेप में ये काम हो गया, जबकि लीनियर सर्च में आपको ये 7 स्टेप में मिला था। तो इस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हैं कि बाइनरी सर्च जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये उससे कम समय ले रहा है। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गया। बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो कोई भी एल्गोरिदम किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब भाई ऑब्वियस है आप एल्गोरिदम सॉल्व करेंगे तो जो भी आप इनपुट देंगे उसको तो वो क्या करेगा, मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। तो जो एल्गोरिदम जितना कम स्पेस या मेमोरी का उपयोग करता है उस एल्गोरिदम को हम बढ़िया और फास्ट एल्गोरिदम कहते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो किस प्रकार का स्पेस की बात हो रही है। तो 2 प्रकार का स्पेस होता है। एक स्पेस होता है बेटा ऑक्सिलरी स्पेस और दूसरा होता है आपका इनपुट स्पेस। तो देखिए आप किसी भी काम को करने के लिए जो इनपुट दे रहे हैं वो हमारा इनपुट के लिए यूज़ करेगा। ऑक्सिलरी स्पेस क्या है मैं आपको आगे जस्ट बताने वाला हूँ, तो पहले इसको रीड कर लीजिए। ऑक्सिलरी स्पेस और इनपुट स्पेस के द्वारा दोनों मिलकर जो स्पेस यूज़ करते हैं उसके आधार पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की गणना की जाती है।
ऑक्सिलरी स्पेस जो है वह एल्गोरिदम के द्वारा एग्जीक्यूशन के दौरान प्रयोग में लाने वाला टेम्परेरी स्पेस या एक्स्ट्रा स्पेस होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको a बराबर दिया है बेटा 2, b इज इक्वल टू दिया है बेटा 5, ध्यान से देखिएगा आप, और c इज इक्वल टू मैंने कह दिया a प्लस बी प्लस 2। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा आप यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया x, और x में हमने ऐसे जोड़ दिया a प्लस बी को, तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7। अब यहाँ पर c निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूँ x प्लस 2 कर देता हूँ, मतलब 7 प्लस 2 9 कर सकता हूँ ना। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया ताकि पहले मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ a प्लस बी को, और अंत में 2 जोड़ के मैं c का मान निकालूंगा करके। तो देखिए a को स्टोर करने के लिए इनपुट है, b को स्टोर करने के लिए a और b तो लेगा ही लेगा, साथ साथ एक्स्ट्रा स्पेस टेम्परेरी स्पेस के रूप में थोड़े समय के लिए x बराबर a प्लस बी को जोड़ने के लिए जो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, जो टेम्परेरी स्पेस ले रहा है, उसी को ऑक्सिलरी स्पेस कहते हैं। तो यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट के लिए स्पेस और प्रोग्राम के दौरान किसी प्रकार के एक्स्ट्रा स्पेस की यदि आवश्यकता होती है तो उसको ऑक्सिलरी स्पेस कहते हैं। दोनों को मिलाकर जब हम गणना करते हैं तब हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकलता है। ज़्यादातर क्या होता है कि एल्गोरिथम के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की गणना के लिए बिग ओ नोटेशन का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी एल्गोरिथम के पास इनपुट होते हैं, अलग अलग इनपुट मतलब भिन्न भिन्न साइज के इनपुट होते हैं। तो बेटा वो ज़्यादा वो मतलब अलग अलग मेमोरी लेता है। कम इनपुट रहेगा, मान लीजिए ए और बी 2 इनपुट ले रहा है तो कम मेमोरी लेगा। मान लीजिए ए बी सी डी 4 इनपुट कराओगे तो ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा इनपुट उसके आधार पर मेमोरी का साइज निर्भर करता है। तो ऐसे वेरिएबल जैसे मान लीजिए हमने कहा भाई एक उदाहरण हम ले रहे हैं जिसमें हमको क्या करना पड़ रहा है। देखिए आप सबको पता है कि बबल सॉर्ट में क्या होता है, बहुत अलग अलग पासेस में होता है, जबकि क्विक सॉर्ट जो है आसानी से क्या होगा उसमें भी पाइवट वैल्यू निकालते हैं। तो मैं यदि कहूँ कि मर्ज सॉर्ट बेटर है कि आपको क्विक सॉर्ट, तो आप बोलेंगे क्विक सॉर्ट ज़्यादा बेटर है, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अब जैसे अभी लीनियर और बाइनरी के आधार पर, तो अब ये सब भाई जब आपको स्पेस यहाँ पर 4 ही बार में आपको वैल्यू मिल गया तो आपको मिडिल वैल्यू कितना बार स्टोर करना पड़ा, तो मतलब कम मेमोरी स्पेस किया, मतलब दोनों ही केस में स्पेस भी कम ले रहा है बाइनरी सर्च और आपका टाइम भी ले रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर सर्च की तुलना में बाइनरी सर्च ज़्यादा बेटर है। इस प्रकार से कंपेयर किया जाता है। बात करें केस की, एल्गोरिथम में 3 केस होता है बेटा, ठीक है। वो कौन कौन से केस? एक होता है बेस्ट केस होता है। सबसे बढ़िया कैसे मानेंगे, तो कोई भी एल्गोरिथम बेस्ट तब माना जाता है जब वो कम समय ले और मेमोरी भी कम ले। मतलब कम मेमोरी का प्रयोग करते हुए कम समय में यदि कोई एल्गोरिथम हमको आउटपुट दे देता है तो वो हमारा बेस्ट केस कहलाता है, सबसे बेहतरीन स्थिति है। वर्स्ट केस मतलब बुरा स्थिति या किसी भी एल्गोरिथम के लिए बुरा केस तब माना जाएगा जब वो क्या करता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा समय ले रहा है और साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रहा है, तब हम उसको कहते हैं वर्स्ट केस, बुरी स्थिति कहेंगे, ठीक है। एवरेज जो ना तो मेमोरी ज़्यादा लेता है और ना ही समय ज़्यादा लेता है, तब हम उसको एवरेज केस में रखते हैं, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम का 3 केस है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके आप मुझे क्या बता सकते हैं, इंटरनल सॉर्ट के एग्जाम्पल आप मुझे बता सकते हैं, कौन कौन से इंटरनल सॉर्ट के एग्जाम्पल है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।